व्याख्यान समारोह में पधारे हुए सभी अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन है। हमारे बीच में दिल्ली विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय योगानंद शास्त्री जी, आप मंच पे पधारे, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। दिल्ली कैंट के पूर्व विधायक हमारे बड़े भाई सुरेंद्र कमांडो जी, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। लोकप्रिय अभिनेत्री आदमपुर से भाजपा की पूर्व प्रत्याशी रही सोनाली फोकाट जी भी वो आपके बीच में कुछ ही क्षणों में उपस्थित होने वाली है, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। हमारे बीच में दिल्ली देहात के 360 गांवों के प्रधान और हमारे पिता के समान जिनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है, आदरणीय चौधरी रामकरण जी प्रधान जी, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। हमारे बीच में हमारी बड़ी बहन इतिहासकार डॉक्टर अमृता सिंह जी, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है इस जाट पार्लियामेंट के वर्चुअल संवाद समारोह में। हमारे बीच में कुछ ही देर में जो समाज के लिए जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन महापुरुषों पे हमेशा बड़ी शिद्दत और लगन से काम करने वाले हमारे आदरणीय हरपाल सिंह राणा जी, वो भी आपके बीच में उपस्थित हो रहे हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। मंच पर विराजमान सभी अतिथियों को मैं बताना चाहता हूं कि हमारे इतिहास के ऊपर इतना कुछ करने की आवश्यकता है कि अगर दिन रात अगर उन पे काम किया जाए, शायद 365 नहीं 300 साल भी कम पड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे इतिहास में अभी तक कुछ किया ही नहीं गया। एक शुरुआत पिछले 5 से 10 सालों में हमने जो शुरुआत करी है, और उस शुरुआत के जो शुरुआती जो लोगों में जो हमारे साथ जुड़ना चाहा और जिन लोगों ने हमारे ऊपर मार्गदर्शन रखा, 13 मई 2018 को इसी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आदरणीय योगानंद शास्त्री जी हमारे बीच में है। उन्होंने हमारे जो वृद्धस्थ हस्त हमारे ऊपर रखा, आशीर्वाद और मार्गदर्शन दिया, उसी मुहिम को आज हम यहाँ तक लेकर आए हैं। और राजा नाहर सिंह जी की जो इतिहास रहा है, उनका गौरवशाली अतीत रहा है, उसके ऊपर ये व्याख्यान समारोह रखा गया है। इस व्याख्यान समारोह के अंदर आप सब लोगों को उनके जीवन के बारे में, उनके इतिहास के बारे में, जो उन्होंने जो क्रांतिकारी कदम रखे हैं, आने वाली युवा पीढ़ियों को उनके क्या सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए, उन सब के लिए आप सब लोग मंच के माध्यम से उनके ऊपर बड़ा जिक्र करने वाले हैं। आप सबका अभिनंदन और स्वागत है। वल्लभगढ़ नरेश राजा नाहर सिंह जी की स्मृति में दिल्ली विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, इतिहासकार परम आदरणीय योगानंद जी शास्त्री जी के स्वागत के लिए मेरे बड़े भाई PS कलवानिया और रामोतार पलसानिया से निवेदन है कि वो बुक्के व दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत करें। स्वागत की अगली कड़ी में दिल्ली कैंट से पूर्व विधायक लोकप्रिय नेता कमांडो सुरेंद्र सिंह जी का दुपट्टा व बुक्के पहनाकर स्वागत करें। स्वागत की अगली कड़ी में 360 गांवों के प्रधान चौधरी रामकरण जी का भी पुष्प गुच्छ दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत करें। राजा नाहर सिंह जी के पारिवारिक संबंध रखने वाले इतिहासकार डॉक्टर अमृता सिंह जी का दुपट्टा व पुष्प गुच्छ कर बैठ करे मेरे बड़े भाई PS कलवानिया और रामोतार पलसानिया जी। वल्लभगढ़ नरेश राजा नाहर सिंह जी के महानतम जीवन संघर्ष पर आयोजित वर्चुअल स्मृति व्याख्यान समारोह में पधारे सभी महानुभावों का स्वागत है, अभिनंदन है। और वर्चुअल रूप से जुड़े हुए
ऑनलाइन जितने भी इस कार्यक्रम को देखने के लिए शुरू हैं, उनका भी मैं हृदय की गहराई से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उद्बोधन की कड़ी में मैं सबसे पहले 360 गांवों के प्रधान चौधरी रामकर्ण जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपना उद्बोधन रखें। प्रधान जी। आज हमारे भाई जिन्होंने ये एक कार्यक्रम राजा नाहर सिंह पर रखा, उसमें आए हुए हमारे बहुत ही सम्मानित माननीय पूर्व दिल्ली सरकार में पूर्व अध्यक्ष श्री योगानंद शास्त्री जी, हमारे दिल्ली सरकार के अंदर एमएलए रहे भाई सुरेंद्र जी, हमारी बहन अमृता सिंह जी, जिन्होंने बहुत ही इस कार्य में आके, हम सोच रहे थे कि भाई कम से कम 33% वाली में कम से कम 5 बुलाए तो 2 तो जरूर आएंगे, लेकिन इन्होंने आके हमारा बहुत अच्छा मनोबल बढ़ाया। राजा नाहर सिंह के ऊपर मेरे भाई राजेंद्र डागर जी, जो दिल्ली प्रदेश के वर्तमान अध्यक्ष हैं, वो सामने बैठे हैं। वो कह रहे थे कि ऐसे प्रोग्राम जो लोग कर रहे हैं उनका एक बहुत ही अच्छा उद्देश्य है, और हमारे ऐसे महान योद्धाओं को, महान राजाओं को, महान परिवारों को, जो आप लोग आज इस सूरजमल स्टेडियम में इस बात को लेकर राजा नाहर सिंह के ऊपर जो बात रखी है, मैं आप सबका बहुत 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 धन्यवाद करता हूं। राजा नाहर सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जो बल्लभगढ़ के अंदर 1857 के अंदर उन्होंने इस लड़ाई के अंदर अपना कदम उठा के और बहुत बड़ा उन्होंने योगदान दिया, और देश के अंदर अपने समाज का जो नाम किया और इतनी मेहनत करी, उनको उन्होंने ऐसी सज़ा उस समय में दी कि 1858 में उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। ये बहुत बड़ी उस समय की दुर्घटना थी, लेकिन हमारे समाज के लिए वो एक बहुत बड़े शहीद और एक बहुत बड़े राजा पैदा हुए थे, जिन्होंने अपने शासनकाल में इर्द गिर्द के 300-400 किलोमीटर के अंदर किसी को हानि नहीं होने दी थी। मैं आप सबसे यही उम्मीद रखता हूं कि जैसे राजा नाहर सिंह इस देश के लिए मुसीबत की घड़ी में एक अपना अच्छा कार्य करके गए थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा हम सब ने मिलके, और वहाँ एक जो दरियागंज के अंदर जो अपना उनका एक स्थान है जहाँ उनको फांसी टूटी थी, हम हर 9 जनवरी को वहाँ लोगों को लेकर अच्छी तादाद में वहाँ इकट्ठे होते हैं। और मैं आप सबसे ये उम्मीद रखता हूँ कि इस बार 9 जनवरी को कोरोना काल शायद ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो सब लोगों को से हम ये उम्मीद रखते हैं कि राजा नाहर सिंह के लिए हर आदमी अपनी शक्ति और ताकत को उनके साथ लगाए, और उनका जो आज बल्लभगढ़ के अंदर जो उनका किला था, जिसके अंदर आज हमारा जो सिस्टम एक मंत्रालय है, जिस मंत्रालय के अंदर उसको ऐसी जगह दे रखी है कि हम उसका नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं
कि उनके नाम से उस राजा के महल में एक बहुत बड़ा संग्रहालय बने, उनकी जो पुरानी वस्तुएं हैं, जो पुराने उनके कार्यक्रम थे, उनके बारे में हमारे समाज के लिए वहाँ दिखाए जाएं। मैं आप सब से यही उम्मीद रखता हूँ कि राजा नाहर सिंह के लिए आप सब मिलके और वहाँ जरूर एक बड़ा संग्रहालय बनवाएं, जिससे आने वाले हमारे अगली पीढ़ियों को ये पता लगे कि राजा नाहर सिंह क्या चीज़ थे। राजा नाहर सिंह एक बहुत बलवान, बहुत उम्मीदवार और बहुत विद्वान ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने कौम के लिए बहुत काम किए और देश के लिए बहुत काम किए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और दोबारा से अपील करता हूं डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब, आपके अंदर भी बहुत शक्ति है कि आप इस जो दरियागंज के पास, चांदनी चौक के पास, और जो वो जगह है जिस पर हम हर साल 9 तारीख को हवन करते हैं, उसके अंदर एक राजा नाहर सिंह की मूर्ति लगे और वहाँ एक बढ़िया स्थान बने जिसको हमारे दिल्ली में आने वाले जैसे लाल किले के पास आकर लाल किला देखते हैं, हमको एक उम्मीद जगनी चाहिए। अगर हम वहाँ जाएं, पता लगे कि राजा नाहर सिंह की मूर्ति पर हम मत्था टेक के आएँ। हमारी यही अपनी कामना है, भगवान से प्रार्थना है कि इन सब को जो आज जिस पद पर बैठे हैं, इनके भी बुद्धि को ठीक करके और ऐसा स्थान हमारे राजा नाहर सिंह के लिए बनवाएं जिससे हम सबको ये प्रेरणा मिले, बच्चों को, आने वालों को प्रेरणा मिले कि अच्छा काम करने वाला कभी मरता नहीं, वो हमेशा शहीद और अमर रहता है। जय हिंद, जय भारत। प्रधान जी, आपने जो विचार रखे हैं राजा नाहर सिंह जी के प्रति, उनके विचारों को, उनकी सोच को हम जनमानस तक लेकर जाएंगे और इस प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि जितने भी इतिहासकार हमारे समाज पे जिन्होंने काम किया है, उन इतिहासकारों के साथ मिलकर के, उन विचारकों के साथ मिलके, उन विद्वानों के साथ मिलकर के हमारे जितने भी समाज के जो महापुरुष रहे हैं, उनकी सोच को, उनके गौरवशाली इतिहास को हम आगे आने वाली पीढ़ियों तक उसको लेकर जाएं। इसी सोच और इसी उम्मीद के साथ ये कार्यक्रम हो रहा है। अगली कड़ी के अंदर हमारे अजीज मित्र, हमारे बड़े भाई, दिल्ली कैंट के लोकप्रिय पूर्व विधायक सुरेंद्र कमांडो जी को मैं आमंत्रित करता हूं। वो भी समाज की सरदारी को जो वर्चुअल माध्यम से जुड़ रही है, उस सरदारी को संबोधित करे और अपने विचार अपने इतिहास के ऊपर, अपने अतीत के ऊपर रखे। आदरणीय सुरेंद्र कमांडो जी। सबसे पहले मैं मंच पर उपस्थित माननीय पूर्व दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष योगानंद शास्त्री जी, जो कि दिल्ली की मुखर आवाज़ और दिल्ली की राजनीति के एक अहम योद्धा और जाट बिरादरी के एक पिलर के रूप में जाने जाते हैं, मैं उनको नमन करता हूं, सलूट करता हूं। साथ ही हमारे 360 गांव के प्रधान रामकर्ण जी को भी मैं नमन करता हूं, जो कि दिल्ली ही नहीं, हरियाणा आसपास का जो लोकल इलाका है, जितने भी उनकी प्रधानी के अंदर 360 गांव के अलावा वो राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल और जहाँ भी जाट समाज के उत्थान के कार्य होते हैं, उनमें प्रधान जी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उसके लिए प्रधान जी को बार बार सलूट करता हूँ। साथ ही डॉक्टर अमृता सिंह जी, जो राजा नाहर सिंह के वंशक हैं, उनके परिवार के सदस्य के रूप में हमारे साथ मंच पर विराजमान हैं, उनको भी मैं सलूट करता हूँ, नमन करता हूँ। बहन, कोई भी समाज कल्याण का काम हो, कोई भी महिला उत्थान का काम हो, शिक्षा जगत से जुड़ा काम हो, जाट समाज से कोई भी कुरीतियों को लेके या किसी
भी कार्यक्रम को लेके बहन बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेती हैं। साथ ही पीएस कलमानिया और भाई पलसानिया जी, उनकी टीम को भी मैं सलूट करता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने एक नहीं बार बार जो है समाज को चेताने का काम किया है। जाट समाज के लेके बड़े बड़े जो है राजस्थान के अंदर आंदोलन के साथ साथ समाज को आगे बढ़ाने के लिए, किसानों के लिए जिस तरीके से टीम काम कर रही है, उनको भी मैं भाइयों को कोटि कोटि नमन और सलूट करता हूं। साथ ही इस सभागार के अंदर जितने भी महापुरुष उपस्थित हैं उन सबको भी मैं हृदय की गहराइयों से नमन करता हूं। आज जाट समाज के लोग जो है अपने पुराने इतिहास को किताबों में कुरेद को देखते रहते हैं, क्योंकि जब भी अंग्रेज़ों के समय से लेके उससे पूर्व में भी जो राजा रहे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जाट समाज के राजा चंद राजा रहे। जो राजा हिंदुस्तान के अंदर जाट समाज के रहे उनका इतिहास एक गौरवशाली इतिहास है। उनमें से एक राजा नाहर सिंह का इतिहास जो देश को आज़ादी दिलाने में और देश के दुश्मनों अंग्रेज़ों के साथ लड़ने में एक ऐसे वीर योद्धा के तौर पर रहा है कि जिसका जितना गुणगान किया जाए वो कम है। राजा नाहर सिंह का जन्म बल्लभगढ़ के अंदर हुआ। उसके बाद राजा नाहर सिंह लगातार जो है एक के बाद एक ऐसे करतब दिखाते रहे, चाहे वो घुड़सवारी का काम हो, चाहे वो शिक्षा का काम हो। शिक्षा को लेके मैं कहना चाहूँगा, जिस प्रकार राजा नाहर सिंह जी ने शिक्षा प्राप्त की, उनके जो धर्मगुरु रहे, जो उनके शिक्षक रहे, उनके एक शिक्षक जो हिंदू थे पंडित कुलकर्णी, और दूसरे जो उनके शिक्षक थे गुरु थे मौलवी रहमान खान। तो उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह की तालीम हासिल की, जिसके कारण वो एक धर्मनिरपेक्ष राजा के तौर पर जाने गए। तब अंग्रेज़ों के शासन के दौरान राजा नाहर सिंह जी ने गद्दी को 1839 के अंदर संभाला। उस समय राजा नाहर सिंह जी की आयु मात्र 18 साल की आयु थी। उससे पहले लगातार जब राजा नाहर सिंह एक बार शिकार करने गए हुए थे तो राजा नाहर सिंह ने जो है शेर के साथ जो है ना टकराव किया। जब शेर ने राजा नाहर सिंह के ऊपर हमला किया तो उस समय जो है उनके साथ गए हुए एक साथी जो गुजर बिरादरी के थे वो शेर से लड़ते हुए मारे गए। परंतु राजा नाहर सिंह ने जख्मी हालत में होते हुए भी लगातार शेर के साथ लड़ाई जारी रखी और लास्ट क्षणों में शेर को राजा नाहर सिंह ने मार गिराया। उसके बाद राजा नाहर सिंह का राजा बनाया गया, राजाभिषेक किया गया। उस समय हिंदू रीति रिवाजों के साथ। उसके बाद जब राजा नाहर सिंह ने पूरे क्षेत्र के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, इखाई, अगड़ा, पिछड़ा, गरीब सबको एक साथ लेके चलने का काम किया, साथ ही किसानों के ऊपर एक बेहतरीन तरीके से काम किया, जिससे जो है किसानों को उस सहयोग मिला। किसानों को तरह तरह की आधुनिकीकरण उस समय किया गया। क्षेत्र के अंदर कोई दीन दुखी, कोई गरीब भूखा ना सोए। राजा नाहर सिंह ने अपनी उत्तर से लेके दक्षिण तक और दक्षिण से पूर्व पश्चिम सभी दिशाओं में अपने साथियों के साथ दौरे किए। जहां गरीबों को जिस तरह की भी आवश्यकता रही, उसके साम्राज्य के अंदर कोई कभी भूखा नहीं सोता था, कभी किसी गरीब को सताया नहीं जाता था। उसके साथ साथ
उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए भी अनेकों कार्य किए, अनेकों रीति रिवाज नए तरीके से बनाए और अपना जो साम्राज्य था उस साम्राज्य की एक ऐसी मिसाल पेश की, दिल्ली से लेके और आगरा तक राजा नारसिंह का परचम लगातार लहराता रहा। आखिरी समय जब अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन की मुहिम शुरू की, उस समय राजा नारसिंह जी ने एक आगरा के अंदर मीटिंग रुकवाई जिसमें अनेकों राजाओं ने भाग लिया, अनेकों देश के जो क्रांतिकारी थे, जो सैनिक थे, उन सबको एकत्रित वहाँ किया गया। उस समय देश को अंग्रेज़ों की तानाशाही से आज़ाद करने के लिए निर्णय लिया गया, जिस निर्णय के अंदर राजा नारसिंह को सर्वोपरि उस युद्ध, उस आंदोलन की बागडोर संभालने का जिम्मा दिया गया। उसके बाद लगातार जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ मुहिम तेज कर दी गई और 1857 के दौरान उस क्रांति को, उस समय मैसेज, उस समय मोबाइल, उस समय इस तरह की सुविधाएं नहीं थी। जितने क्रांतिकारी थे एक दूसरे तक उसका मैसेज पहुंचने से पहले, उस क्रांति के अंदर समय से पहले उसका आंदोलन जो है मेरठ से शुरू कर दिया गया मंगल पांडे जी के द्वारा। तो अंग्रेज़ों ने उस आंदोलन को उस समय रोकने का, कुचलने का काम किया, परंतु लास्ट उस समय जो साम्राज्य था, दिल्ली की गद्दी के ऊपर बहादुर शाह जफर थे और उनके बहादुर शाह जफर के जो है ना बहुत ही करीबी माने जाने वाले और जो है अच्छे योद्धा और लड़ाके के रूप में राजा नारसिंह को माना जाता था, जिसके कारण राजा नारसिंह की हर बात को उसके साथ, हर सहमति के साथ सहमति बादशाह की हमेशा रहती थी। तब अंग्रेज़ों ने दिल्ली का घेराव किया और लगातार जब लड़ाई चलती रही, उससे पहले जब दिल्ली पर अटैक करने की बात आई तो मौजूदा उस समय के जो है पंजाब के आयुक्त थे जॉन लॉरेन, उन्होंने जो है ना अपने बॉस जो है जनरल लॉरेंस कैनिंग को कहा एक पत्र के माध्यम से कि जब तक राजा नारसिंह की सेना और राजा नारसिंह और दिल्ली के चारों तरफ जाटों का अक्षेत्र है, इस अक्षेत्र के अंदर हम दखलंदाजी नहीं दे सकते जब तक हमारे पास अन्य फौजें इंग्लैंड और चाइना और अन्य देशों से जब तक हमारे पास सेनाएं नहीं पहुंचेगी, हम राजा नारसिंह से नहीं टकरा सकते हैं। राजा नारसिंह का जो युद्ध कला और युद्ध लड़ने की जो घेराबंदी की जो ताकत थी, उससे टकराने की अंग्रेज़ों की हिम्मत नहीं हो रही थी। जब बाहर से सेनाएं आने के बाद जब अटैक किया गया दिल्ली के अंदर उत्तर साइड से, कश्मीरी गेट साइड से, तो उस समय जो है बादशाह को घेर लिया गया, उसके लड़कों को भी मारा गया। पर उस दौरान जो है राजा नारसिंह ने पूरी जाट सरदारी को इकट्ठा किया और 30,000 से ज़्यादा जाट योद्धा, जाट युवा राजा नारसिंह की फौज के साथ खड़े हुए। जो आम किसान था, आम जवान था, जिस तरीके से जाट सरदारी के अंदर 12 देसोरी 360 इस तरीके से गांव में बांटा गया है, तो गांव के प्रधानों ने और सब लोगों ने साथ जुटकर दिल्ली का घेराव किया और लगातार घेराव करे रखा। उसके बाद अंग्रेज़ों ने एक संधि के तहत कहा गया ठीक है, हम राजा जो बादशाह है उसको नहीं मारेंगे, आप जो है घेराव को हटा दीजिए। उसके बाद जो है दिल्ली का घेराव राजा नारसिंह जी ने
हटाया और बल्लमगढ़ की तरफ कूच कर गए। बल्लमगढ़ में जाने के बाद जो है अंग्रेज़ों ने एक षड्यंत्र के तहत राजा नाहर सिंह को संधि करने के लिए बुलाया गया और उनको दिल्ली के अंदर जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद उनको कहा, उस समय के जो जनरल थे, जनरल हेडॉन, उन्होंने कहा कि आप माफ़ी मांग लो, आप गलती मांग लो, जो भी आपने ब्रिटिश सरकार का नुकसान किया है आपको ब्रिटिश सरकार माफ़ कर देगी। परंतु वो वीर योद्धा, सच्चा सपूत जो भारत माता का, उन्होंने कहा मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, चाहे मुझे अपना एक एक अंग बलिदान करना पड़े, इस मातृभूमि की मिट्टी के अंदर मैं मिलने को तैयार हूँ। और ये हमारी अपनी आज़ादी की अपनी लड़ाई है, इस लड़ाई को हम आखिरी क्षण तक लड़ते रहेंगे। एक राजा नाहर सिंह मारा जाएगा तो 100 राजा नाहर सिंह खड़े होंगे। उसके बाद अंग्रेज़ों ने 9 जनवरी 1957 को चांदनी चौक के ऊपर जो फव्वारा चौक है, उस फव्वारा चौक के वहाँ फांसी तोड़ दिया गया। आज जब हिंदुस्तान के इतने बड़े महान योद्धा, जिसने सबसे पहले 1857 की क्रांति के अंदर सबसे पहले राजा, जो सबसे आगे, जो अपनी मियान से तलवार निकाल कर आगे बढ़ने वाले योद्धा का इतिहास आज किताबों में देखते हैं तो ढूंढने को नहीं मिलता। इसका एक ही कारण है कि उस समय के जो इतिहासकार थे वो कोई भी जाट बिरादरी से, अक्षत्रिय बिरादरी के कोई लड़ाका योद्धा, ऐसा पत्रकार, ऐसा बुक, ऐसी किताब उस समय लिखी नहीं गई। और साथ ही जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी 1857 से लेके 1947 तक अंग्रेज़ों का शासन रहा, तो अंग्रेज़ों ने कभी चाहा नहीं कि ऐसे महाराजा, ऐसे वीर योद्धा का इतिहास अगर जनता के सामने या दुनिया के अंदर जाएगा तो इससे जो जाट बिरादरी, जो एक ये बिरादरी ही नहीं, ये एक ऐसा पंथ, एक ऐसा समाज है जो भारत माता के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी जाट बिरादरी के लोग हैं वो मेहनती हैं, धरती माता का सीना चीर कर जो ना सोना उगाने वाले और अपनी रक्षा के लिए हथियार उठाने वाली बिरादरी के लोग हैं। इसलिए इनका इतिहास किताबों में नहीं, कहीं नहीं, लिखना नहीं, तो लगभग 100 सालों तक अंग्रेज़ों ने उस इतिहास को दबा के रखा। उसके बाद आने वाले टाइम के अंदर कोई ऐसे जाट नेता या कोई जाट के पास या किसी बिरादरी के पास जो ऐसी सत्ता नहीं रही जो महाराजा नाहर सिंह के इतिहास को आगे बढ़ा सके। ऐसे वीर सपूत जिन्होंने उस क्रांति की मशाल को जलाया और उसके बाद जो है 1857 की क्रांति के बाद जो है लगातार वो मशाल जलती रही और देश जब तक वो मशाल जली तब तक लड़ाइयाँ चलती रही और देश आज़ाद हुआ। उसी के बल के, उसी के तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने करीब 4 महीने तक अंग्रेजी सत्ता को बिल्कुल घुटने टिका के झुका के रख दिया, उन्हीं की कदमों के ऊपर चलते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने INA सेना का जो है ना एक गठन किया। उन्होंने वहीं से सीख लिया जो राजा नाहर सिंह ने जिस तरह से अंग्रेज़ों को खलबली मचा दी थी, अंग्रेज़ों के घुटने टिका दिए थे, तो अंग्रेज़ों को कमज़ोर कोई कर सकता, अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल सकती है तो तभी मिल सकती है, लड़के आज़ादी मिल सकती है, बगैर लड़े आज़ादी नहीं मिल सकती। उस आज़ादी के योद्धा और उस जाट बिरादरी के हर युवा, हर नौजवान, हर माँ को मैं सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि इस बिरादरी के अंदर ऐसे ऐसे योद्धा पैदा हुए। और उस समय से पहले से लेके आज भी जो है हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर, हिंदुस्तान के योद्धाओं के अंदर
10% की भूमिका जाटों की है। चाहे वो कारगिल का युद्ध हो, चाहे 26/11 का युद्ध हो, चाहे पाकिस्तान का युद्ध हो, चाहे चाइना के साथ युद्ध हो, हिंदुस्तान की मातृभूमि की रक्षा के लिए जाट वीर सपूतों ने जो कदम बढ़ाए हैं वो कदम पीछे नहीं हटे। इसलिए मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे सूरवीर का, ऐसे योद्धा का जहाँ भी हो, जितना भी हम गुणगान कर सकते हैं, वो ऐसे हमारे पहले क्रांतिकारी रहे हैं जिनको पूरा देश, पूरी दुनिया सलूट करती है। मैं राजा नाहर सिंह जी को अपने हृदय से, दिल की गहराइयों से उनको सलूट करता हूँ। और मैं भी उस समय अगर उनकी सेना के अंदर होता, उनका सिपाही होता, तो मेरा भी सीना जरूर चौड़ा होता, जरूर फख्र होता कि मैं ऐसे योद्धा की सेना में रहा। परंतु आज भी जो देश की सेना है, उन्हीं राजाओं की, उन्हीं योद्धाओं की सेना है। मैं अपने आप को गौरवी महसूस करता हूं कि मैंने इस बिरादरी के अंदर जन्म लिया और भारतीय सेना के अंदर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर सभी को, मंच पर उपस्थित महानुभाव और साथ में सभागार के अंदर सभी लोगों को और पूरी टीम को, कलसानिया जी और पलसानिया जी की टीम को मैं सलूट करता हूं। भारत माता की जय के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरे साथ जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं संबोधन की अगली कड़ी में राजा नाहर सिंह जी के इतिहास पर अपनी कलम से पुस्तक लिखने वाली इतिहासकार परम आदरणीय डॉक्टर अमृता सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और महाराजा नाहर सिंह जी के इतिहास पर अपना उद्बोधन रखें। आज के कार्यक्रम में मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए सबसे पहले मैं आज के कार्यक्रम के आयोजक श्री राम अवतार पलसानिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। मंच पर आसीन परम आदरणीय श्री योगानंद शास्त्री जी, कमांडो सुरेंद्र सिंह जी, चौधरी रामकरण सिंह जी, श्रीमती सोनाली फोगाट जी, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और इस कार्यक्रम के आयोजकों को मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक गुमनाम शहीद राजा नाहर सिंह, जिनके ऊपर मैंने पुस्तक लिखी थी 2017 में, 1857 की जंग आज़ादी का गुमनाम शहीद राजा नाहर सिंह, उनकी शहादत को जन जन तक लाने के लिए ये जो आज कार्यक्रम आपने आयोजित किया है, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। ये पुस्तक मैंने जो लिखी, इसकी प्रेरणा मुझे अपने स्वर्गीय नाना जी, स्वर्गीय चौधरी जसवंत सिंह जी, जो अवकाश प्राप्त कैनाल मजिस्ट्रेट थे, उनसे मिली। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1857 की जनक्रांति के महान योद्धा राजा नाहर सिंह। ये पुस्तक, मैं एक छोटी सी बालिका थी उस समय, लगभग मेरी आयु 5 या 6 वर्ष रही होगी, तो बहुत छोटी छोटी पुस्तिकाएं उन्होंने लिखी थी। लगभग 300 प्रतियां उन्होंने इसकी प्रकाशित कराई थीं। और वो चाहते थे कि हर कोई व्यक्ति राजा नाहर सिंह की शहादत के विषय में जाने, और विशेषकर जो हमारा युवा वर्ग है वो इनके असीम पराक्रम और ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने के उनके जज्बात को जाने और उससे प्रेरणा ले। यद्यपि मेरे नाना जी उस समय काफ़ी बुज़ुर्ग थे, लगभग उस समय उनकी आयु 75-76 वर्ष थी, और एक छोटी बालिका के रूप में मैंने कौतूहलवश वो पुस्तिका अपने पास संभाल के रख ली। उस समय मैं बहुत ज़्यादा नहीं जान पाई कि राजा नाहर सिंह कौन थे, सिर्फ इतना पता था कि इन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक लड़ाई लड़ी थी। समय बीता, मैं बड़ी हुई, मेरा विवाह भी हो गया, और वो पुस्तक मेरे साथ साथ मेरी किताबों के साथ साथ मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी, तो वो किताब मेरे ससुराल तक आ गई। एक दिन जब मैं पुरानी किताबों की सफाई कर रही थी, वो छोटी सी पुस्तिका मुझे मिली। हालांकि तब तक मेरे नाना जी दिवंगत हो चुके थे। पुस्तक को मैंने पढ़ा, और अब चूँकि मैं इतिहास में भी रुचि रखती थी,
डॉक्टरेट भी कर चुकी थी। तो उसको जब मैंने पढ़ा तो मैंने देखा कि ये बहुत अनूठी कहानी है। हम लोग महाराणा प्रताप के विषय में जानते हैं, महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानते हैं, शहीद भगत सिंह के बारे में जानते हैं, और 1857 के न जाने कितने ऐसे हमारे वीर हैं जिनके बारे में जानते हैं। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कभी भी मैंने राजा नाहर सिंह का किसी भी पाठ्य पुस्तक में या इतिहास के किसी भी ग्रंथ में कहीं पर कोई उल्लेख नहीं पढ़ा। तो उसी समय मैंने निर्णय किया कि मैं जब भी मुझे समय मिलेगा मैं राजा नाहर सिंह जी के ऊपर एक रिसर्च करूंगी, और प्रॉपरली रिसर्च करने के बाद मैं इन पर पुस्तक लिखूंगी। बराबर मैं प्रयास करती रही, लेकिन कभी कोई विशेष समय नहीं मिल पाया मुझे। लेकिन इसी बीच 2015 में मेरी पोस्टिंग आजमगढ़ मंडल हुई। तो आजमगढ़ जब मेरी पोस्टिंग हुई तो मैं गाज़ियाबाद, मेरा परिवार है, तो मैं यहाँ से चांदनी चौक के पास हमारी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है, वहाँ से मुझे ट्रेन मिलती थी। तो मुझे लगा कि चांदनी चौक पर मुझे बताया गया था कि एक उनकी छोटी सी समाधि बनी हुई है। तो मैं थोड़ा जल्दी निकल आती थी और मैं उस जगह पर ढूंढा करती थी वो समाधि आखिर है कहाँ पर। कई लोगों से भी मैंने पूछताछ की, कई घंटे मैंने उस स्थान पर बिताए। ट्रेन बाद में पकड़ती थी, 3-4 घंटे पहले ये रिसर्च करती थी। लगभग 1 साल मुझे बीत गया, मुझे वो जगह नहीं मिली। ये बात है करीब 11 जनवरी 2015 की। तो मुझे अचानक से एक बैनर लगा हुआ मिला जिसमें हमारे श्री चौधरी हरपाल सिंह राणा जी और एक संयोजक है वहाँ पे तेवतिया जी, उनका एक बैनर मिला कि वो जन्मोत्सव मनाने वाले थे, मना चुके थे रादर। तो मैंने उनके संपर्क सूत्र पर संपर्क किया। उन्होंने मुझे बताया कि आप कौन हैं और क्यों इनके बारे में पूछताछ कर रही हैं। मैंने उन्हें परिचय दिया और बताया कि मेरे नाना जी ने इनके विषय में पुस्तक लिखी है और मैं इनके समाधि स्थान को ढूंढ रही हूँ। तो इसमें हमारे तेवतिया साहब आए और उन्होंने मुझे वो जगह दिखाई जहाँ पर राजा नाहर सिंह जी की समाधि है और जहाँ उनको फांसी पर चढ़ाया गया था। ये गुरुद्वारा शीशगंज के नीचे एक छोटी सी चौकी बनी हुई है, ये चौक फवारा के पास, वहाँ एक चौक बना हुआ था छोटा सा 2x2 का। और मैंने देखा कि वहाँ पर रिक्शे तांगे वाले बैठ करके बीड़ी सिगरेट पी रहे थे और वहाँ पर नगर निगम की, आपकी जो दिल्ली नगर निगम है उसकी एक कूड़ा उठाने वाली जो गाड़ी होती है हाथ से खींचने वाली, वो भी वहीं पर झाड़ू समेत रखी थी। बड़ा दुख हुआ कि इतने बड़े शहादत इनके हुई और उनके समाधि का ये हश्र हो रहा है। उसी क्षण मैंने निर्णय किया कि मैं लाइब्रेरीज़ में जाके पहले डेटा कलेक्ट करती हूँ, रिसर्च डेटाज, और उसके बाद फिर मैं इस पर जो है पुस्तक क्रमबद्ध तौर पर लिखती हूँ। अगले 6 माह मैंने पूरी तरह से इसी पर काम किया और आज हमारे बीच में नहीं हैं हमारे महाराजा सूरजमल संस्थान के प्रेसिडेंट डॉक्टर मलिक साहब। उन्होंने इसमें मेरी काफ़ी मदद की। एसपी मलिक साहब ने मुझे लाइब्रेरी तक यहाँ एक्सेस दी और यहाँ पे कुछ पुस्तकें मुझे मिली जिन पुस्तकों के रेफरेंसेस लेकर और हमारी दिल्ली संग्रहालय से कुछ पुस्तकों के रेफरेंसेस लेकर और हमारे नेशनल म्यूज़ियम के कुछ पुस्तकों के रेफरेंसेस लेकर मैंने इस पुस्तक की रचना की। हालांकि ये पुस्तक जो प्रेजेंट फॉर्म में है, अभी मैं सर को बता रही थी कि ये बहुत रिसर्च बेस्ड है। तो मेरी माता जी ने जब इस पुस्तक को पढ़ा उन्होंने कहा ये ऑथेंटिक तो बहुत है लेकिन ये रुचिकर उतनी नहीं है। युवा जो आज का सुधी पाठक है उसको एक रुचिकर कथा चाहिए। तो मैं इस क्रम में भी लगी हूँ कि एक रुचिकर फॉर्म में जिसमें हमारे तथ्यों के साथ भी छेड़छाड़ ना हो पाए और पूरी तरह से एक पुस्तक हमारे युवा वर्ग के सामने आए और उसको पढ़ें, उनसे प्रेरणा लें। चूँकि मेरे पूर्व वक्ता कमांडो सुरेंद्र सिंह जी ने बहुत विस्तार पूर्वक हमें राजा नाहर सिंह जी के विषय में बताया है, तो मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी। संक्षेप में मैं राजा नाहर सिंह जी के विषय में आपको बताना चाहूँगी। एक शेर के साथ मैं शुरुआत करती हूँ। फना होने की इजाज़त ली नहीं जाती, फना होने की इजाज़त ली नहीं जाती, ये वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछ के की नहीं जाती। ये तो हो जाती है। राजा नाहर सिंह जी के विषय में कुछ भी बताना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है और हम सब जानते हैं कि भारत का इतिहास वीर पुरुषों की गौरव गाथाओं से भरा पड़ा है। मैं आपको वापस लेके जाती हूँ 1857 में। 1857 जिसको हम पहली जंग आज़ादी या प्रथम स्वाधीनता संग्राम भी बोलते हैं, ये वो समय था जब ब्रिटिश हुकूमत बंगाल से विस्तार करती करती दिल्ली तक आ पहुंची थी और कुछ एक रियासतें थीं जो अभी तक स्वाधीन थीं और
पुरजोर कोशिश में लगी हुई थी कि किसी भी तरह से हिंदुस्तान में ब्रिटिश हुकूमत के पैर न जम पाए। दिल्ली से मात्र 20 मील की दूरी पर फरीदाबाद के पास बल्लभगढ़ की एक छोटी सी जाट रियासत थी और वहाँ के तत्कालीन राजा नाहर सिंह जी थे। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि नाहर सिंह जी का नाम पूर्व में नरसिंह था, लेकिन चूंकि उन्होंने एक शेर का वध किया था और शेर का वध करने के कारण उनके शौर्य और उनके पराक्रम को देखते हुए उनकी माताजी ने, जो बसंत कौर जी थी, उनका नामकरण नाहर सिंह के रूप में किया। नाहर संस्कृत का शब्द है जिसका अभिप्राय होता है शेर। तो उनके पराक्रम हम देखते हैं बचपन से ही थे। बहुत कम आयु में उनके पिता का देहांत हो गया था, मात्र 9 वर्ष की अवस्था थी और उनकी माता उनकी संरक्षिका बनी और राजा नाहर सिंह ने अपनी गद्दी संभाली। लेकिन आप देख रहे थे कि जो उस समय का वातावरण था वो बहुत ही ज़्यादा मैत्रीपूर्ण नहीं था। इधर ब्रिटिश हुकूमत पैर फैला रही थी, उधर जो हमारे आंतरिक मामले थे, यानी कि जो राजा के जो सहयोगी थे वो भी राजा को अकेला या नवयुवक या छोटा सा जान करके उनके खिलाफ पैर फैला रहे थे। और जो उनके इर्द गिर्द कुछ लोग थे जो वित्त को देख रहे थे, उन्होंने उनके खजाने को विभिन्न प्रकार से लूटना खसोटना शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार से राजा नाहर सिंह को एक लगभग खाली खजाना और बहुत सारे शत्रु कहना चाहिए हेरिडिटरी में मिले, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और जब 1857 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत का झंडा बख्त खां की अगुवाई में मेरठ में बुलंद किया गया तो एक उम्मीद की किरण फूटी। इधर बल्लभगढ़ की रियासत के राजा नाहर सिंह ने अपनी पूरी सैनिक ताकत और अपनी जो युद्ध कौशल है वो पूरा मैदान में झोंक दिया। राजा नाहर सिंह को तत्कालीन मुग़ल सम्राट बहादुर शाह ज़फ़र बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे और कहा जाता है कि बादशाह के दरबार में दाहिने हाथ पर एक सिंहासन राजा नाहर सिंह के लिए अलग से लगता था और विशेषकर जो उनके सैनिक संबंधी जो भी उनकी स्ट्रैटेजीज़ होती थी उसमें वो उनसे परामर्श लिया करते थे। राजा नाहर सिंह पर उनका इतना अधिक विश्वास था कि उन्होंने राजा नाहर सिंह को दिल्ली की हिफाजत का पूरा जिम्मा भी सौंप दिया। अब जब जनरल हडसन जो कि दिल्ली की बागडोर संभाल रहा था, दिल्ली फतह करने की बागडोर, उसने देखा कि किसी भी प्रकार से राजा नाहर सिंह को नेस्तो नाबूद नहीं किया जा सकता, तो उसने छल कपट पूर्वक बहादुर शाह ज़फ़र के जो विश्वास पात्र थे उनको राजा नाहर सिंह के खिलाफ भड़काया कि राजा नाहर सिंह जो हैं वो अंग्रेज़ों के साथ संधि कर चुके हैं और उन पर विश्वास ना किया जाए। यद्यपि राजा नाहर सिंह पूर्ण रूप से वफादार थे और वो जानते थे कि अगर अंग्रेज़ों से मोर्चा लेना है तो कोई ना कोई एक नेता हमारे स्वाधीनता संग्राम में होना चाहिए, और चूँकि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ मुग़ल साम्राज्य का आखिरी जो चिराग था बहादुर शाह ज़फ़र, वो एक नेता के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। तो राजा नाहर सिंह चाहते थे कि किसी भी प्रकार बहादुर शाह ज़फ़र के नेतृत्व में ये मोर्चा संभाला जाए और इस काम को उन्होंने बखूबी अंजाम भी दिया। आगरा से जितनी भी आगरा छावनी से चल कर के जो भी अंग्रेज़ी फोर्सेस आती थीं, दिल्ली की तरफ कूच करती थीं, उनको घुसने से पहले ही राजा नाहर सिंह कत्ल कर देते थे, मार काट करके, और उसको जो दक्षिण साइड थी वहाँ से पूरी तरह से इन्होंने महफूज किया हुआ था। उस बीच जो जनरल हडसन था उसने ये प्लान बनाया कि हम लोग दक्षिण की ओर से तो कभी भी दिल्ली पर फतह प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए पश्चिम की ओर से कश्मीरी गेट की साइड से इन्होंने फतह करने का प्लान बनाया। यद्यपि राजा नाहर सिंह को भी इसकी भनक लग गई थी और उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र को इसके विषय में सचेत किया कि आप पश्चिमी सीमा को मजबूत करिए, दक्षिण और पूर्व को मैंने संभाला हुआ है। बहादुर शाह ज़फ़र कुछ कान के कच्चे थे, उन्होंने एक मुस्लिम सेनापति को पश्चिम की बागडोर यानी कि कश्मीरी गेट साइड की बागडोर दे दी, लेकिन वो चूँकि पहले से ही अंग्रेज़ों से मिले हुए थे तो उन्होंने कश्मीरी गेट का जो द्वार था वो खोल दिया और ब्रिटिश हुकूमत जो थी, ब्रिटिश सेनाएँ जो थी, वो उस ओर से दिल्ली में एंटर हो गई। तो ये आप देखिए कि पूरी तरह प्रयास करने के बावजूद भी उस युवा राजा को दिन रात मेहनत करने के बाद भी कहीं छल पूर्वक उनके साथ दगा की गई, और इधर ब्रिटिश हुकूमत का परचम लहराया लाल किले पर, बहादुर शाह ज़फ़र के जो पोते थे उनको खूनी दरवाजे पर फांसी दी गई। इधर राजा नाहर सिंह को दबाने के लिए
अंग्रेज़ी हुकूमत ने सफ़ेद झंडा दिखाया और ये कहा कि बादशाह और अंग्रेज़ों के बीच में संधि हो गई है और उनके गवाह के रूप में राजा नाहर सिंह को आना है। भोले राजा उनकी बातों में आ गए और अपने कुछ विश्वास पात्र सैनिकों को लेकर के बदरपुर साइड से ये गवाह बनने के लिए आए, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये हडसन की एक चाल थी। हडसन ने उन्हें बदरपुर के पास एक युद्ध में गिरफ्तार किया। यद्यपि राजा नाहर सिंह बड़ी वीरतापूर्वक लड़े, लेकिन कहाँ 8 सैनिक और कहाँ पूरी ब्रिटिश फोर्स, उनको छलपूर्वक बंदी बनाया गया। मिलिट्री कमीशन गठित करके उनके ऊपर एक मुकदमा चलाया गया। उस समय उनके 2 और विश्वास पात्र उनके साथ थे, गुलाब सिंह सैनी और भूरा सिंह। मिलिट्री कमीशन ने झूठे आरोप लगा कर के राजा नाहर सिंह पर ये आरोप लगाया कि इन्होंने अंग्रेज़ सैनिकों की जो पत्नियां हैं और बच्चे हैं उनको भी मौत के घाट उतारा है, जबकि ये सरासर झूठ था, क्योंकि राजा नाहर सिंह निहत्थे बच्चों और निहत्थे महिलाओं पर कभी हाथ नहीं उठाते थे। लेकिन झूठे आरोप लगा करके ब्रिटिश मिलिट्री कमीशन ने उनको दोषी ठहराया और उनको दिन मुकर्रर किया गया 9 जनवरी 1858 का कि चांदनी चौक पर इनको फांसी की सज़ा दे दी जाए। फांसी से चंद लम्हे पहले हडसन ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि यदि आप थोड़ा झुक जाएं और अंग्रेज़ों के साथ हाथ मिला लें तो हम आपको जीवन दान दे सकते हैं और आपकी रियासत भी आपको लौटा देंगे। लेकिन परम पराक्रमी राजा और परम स्वाभिमानी राजा नाहर सिंह को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा, बुलंद आवाज़ में कहा कि मैं चाहता हूँ कि मुझे फांसी दी जाए और मैं चाहता हूँ कि ये चिंगारी आगे चलकर एक बड़ी ज्वाला के रूप में स्थापित हो और आगे आने वाली युवा पीढ़ी ये जाने कि राजा नाहर सिंह मरते दम तक नहीं झुका और मैं आज इसी क्षण अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार हूँ। जब हडसन ने देखा कि नाहर सिंह झुकने के लिए तैयार नहीं है तो उनको फांसी की सज़ा दी गई और इस प्रकार वो अपने विश्वास पात्र भूरा सिंह और खुशहाल सिंह सैनी के साथ फांसी के फंदे पर लटका दिए गए। और विडंबना देखिए कि उनका जो मृत शरीर था वो भी उनके परिवार को नहीं लौटाया गया, क्योंकि वो मुस्लिम और हिंदू दोनों संप्रदायों में इतने प्रसिद्ध और लोकप्रिय थे कि अंग्रेज़ों को डर था कि यदि ये मृत शरीर देख लिया तो ऐसा ना हो कि जो उनकी प्रजा है वो भड़क कर शोला बन जाए और ब्रिटिश हुकूमत के पांव उखाड़ दे। इसीलिए अलग से अलग राजा नाहर सिंह के जो बॉडी थी उसको कहीं पर, आज तक उस जगह का नहीं पता चल पाया है, कहीं पर उसको दफना दिया गया और राजा नाहर सिंह का एक सिंबॉलिक डमी बना करके गंगा के किनारे पर उनका दाह संस्कार बल्लभगढ़ के राजपुरोहित द्वारा किया गया। तो आप देखिए कि मरते दम तक जो हिंदू रीति रिवाज से जिनका अंतिम संस्कार ना हो पाए, इससे बड़ा क्या दुखदायी कारण हो सकता है। उनकी रियासत छीन ली गई, उनकी रियासत को नीलाम किया गया। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि वो जो नीलामी का अखबार था वो कलकत्ता में उनके दामाद साहब जो महाराजा फरीदकोट के पुत्र थे उनके एक विश्वास पात्र ने पढ़ा। फिर उनके दामाद ने ही उस नीलामी पर बड़ी बोली लगाकर अपने ससुर की संपत्ति को बचाया। लेकिन मेरा सब कुछ जानकर के यही कहना है कि इतने बड़े बड़े बलिदान देने वाले राजा नाहर सिंह का नाम आज भी पाठ्य पुस्तकों में नहीं है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि कृपया करके कम से कम एक चैप्टर एनसीईआरटी की बुक्स में या इवन हरियाणा गवर्नमेंट की जो पाठ्य पुस्तकें हैं, क्योंकि हरियाणा के सपूत थे वहाँ भी नहीं है, इतिहास में एक कम से कम चैप्टर उनका होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और एक आखिरी शेर मैं राजा नाहर सिंह जी के विषय में पढ़ना चाहूँगी। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की पूर्व प्रत्याशी लोकप्रिय अभिनेत्री हमारी बड़ी बहन सोनाली पोकार जी कार्यक्रम में पधार चुकी है। उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आए और इस इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के वर्चुअल संवाद समारोह में शरीक हुए। आदरणीय हमारी बड़ी बहन सोनाली पोकार जी। स्वागत की कड़ी में लोकप्रिय अभिनेत्री आदमपुर हरियाणा विधानसभा के प्रत्याशी रही सोनाली जी फोगाट जी का दुपट्टा व बुके बैठकर मेरे बड़े भाई पीएस कलवाणिया राम अवतार पलसानिया से निवेदन है कि उनका सम्मान करें।
संबोधन की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं दिल्ली प्रदेश की आवाज़ और अपने समाज के बहुत वरिष्ठ इतिहासकार, जिनको ये कहें कि विकिपीडिया ऑफ जाट समाज, आदरणीय योगानंद शास्त्री जी, जिन्होंने हर प्रत्येक महापुरुष पे एक बुलंद आवाज़ के रूप में, एक बड़ी सोच के रूप में, और वो कहे कि एक बहुत बड़े इतिहासकार के रूप में, समाज के हर तबके के रूप में अपने महापुरुषों की आवाज़ को बुलंद किया है। आदरणीय योगानंद शास्त्री जी, आप आए और इस वर्चुअल संवाद के माध्यम से जाट सरदारी को संबोधित कर दिए। आदरणीय योगानंद शास्त्री जी। आदरणीय बहन डॉक्टर अमृता सिंह जी, हमारे छोटे भाई सम्माननीय सुरेंद्र कमाडो साहब, 360 के प्रधान माननीय चौधरी रामकरण जी, हमारी बहन सोनाली फोगाट जी, बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं एक बार आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि हमारे ये दोनों नौजवान भाई, जिन्होंने जाटों के इतिहास को एकत्रित करने के लिए बीड़ा उठाया है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। हिंदुस्तान पर जितने आक्रमण हुए हैं, दुनिया में शायद और किसी देश पर उतने आक्रमण नहीं हुए। अलेक्जेंडर से लेकर, सिकंदर महान से लेकर 1857 तक का इतिहास हमारा जहाँ गौरवपूर्ण रहा, वहाँ साथ में रक्त रंजित भी रहा। सिकंदर के बाद पार्थियंस आए, सेथियंस आए, कुषाण आए, हूण आए, और उसके बाद मोहम्मद गजनवी आए, मोहम्मद गौरी आए, खिलजी, तुगलक, सैयद सब आए। इनमें अनेक ऐसे थे जो हिंदुस्तान को लूटने के लिए आए। मोहम्मद गौरी या मोहम्मद गजनवी यहाँ राज करने के लिए नहीं आए थे, क्योंकि हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, और था इसलिए आए थे कि उस हिंदुस्तान को लूटना है। यहाँ के लोगों ने उनका मुकाबला किया, और यदि मैं कहूँ तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जाटों ने मुकाबला किया। मोहम्मद गौरी को और मोहम्मद गजनवी को, दोनों को खोखर गोत्र के जाटों ने हराया। रोहतक के पास खोखरा कोट है। मोहम्मद गौरी को 2 बार वहाँ लूटा, हराया, और मोहम्मद गजनवी को पेशावर के पास खोखरों ने हराया। आपको एक नई बात मैं बतलाऊं कि खोखर गोत्र के लोग, जिनको हम पंजाबी कहते हैं, पंजाबी भाई, उनमें भी हैं। वो वहाँ पर खुखरायण कहलाते हैं। 10 हैं, जिनमें कोहली, सहानी, आनंद, सब्रवाल, घई आदि आदि 10 हैं। वो सब के सब जाट हैं। हम उनको पंजाबी कह देते हैं इसलिए कि वो पंजाब से आए हैं। उसके बाद यहाँ पर 1526 के बाद मुगल आए। पानीपत की पहली लड़ाई हुई 1556 में। उसके बाद का इतिहास आप सब जानते हैं। महाराजा सूरजमल और महाराजा नाहर सिंह हमारे 2 बड़े राजा हुए। उससे पहले हमारे यहाँ गणतंत्र था, और वो गणतंत्र अफ़गानिस्तान, ईरान से लेकर और
हरिद्वार तक था, वहाँ तक सब जाटों का राज्य होता था। एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं अलेक्जेंडर जनरल करिंघम। उन्होंने तक्षशिला की खुदाई कराई, बरहुत की खुदाई कराई, और उन्होंने ये लिखा कि बहावलपुर के पास जो जोहियावार इलाका है उसमें योधे बसते थे। योधे से मतलब था जाट का, और वहाँ से यहाँ तक सब के सब आपके हमारे समाज के लोग थे। ये बात अलग है कि हम उनके इतिहास को नहीं जानते हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। योद्धाओं ने पुराने ज़माने में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। एक बार मैंने इस पर एक लेख लिखा था, तो अलीगढ़ के पास के एक लोध एडवोकेट ने मुझे लिखा कि हम भी योद्धे हैं। अलीगढ़ के पास ज़्यादातर लोध लोग हैं, कल्याण सिंह जी भी लोध ही हैं, वो भी आपके अंदर से हैं। इस दिशा में अधिक न बोलते हुए मैं कट शॉर्ट करता हूँ, आपको ले आता हूँ 1857 में। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसको कुछ लोग सैनिक विद्रोह भी कहते हैं, और इसलिए कहते हैं कि इसकी चिंगारी सबसे पहले सेना में फूटी। बहादुर शाह जफर, महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना फडणवीस और राजा नाहर सिंह, इन सब ने बैठ कर के एक स्कीम बनाई थी, और स्कीम ये थी कि हमारे स्वयंसेवक पूरे हिंदुस्तान में जाएंगे, उनके एक हाथ में सूखी रोटी होगी और दूसरे हाथ में कमल का फूल होगा। वो हर गांव में जाकर, हर शहर में जाकर लोगों को इकट्ठा करेंगे और उनको बताएंगे, देखिए अंग्रेज़ों ने हमारा इतना ज़बरदस्त शोषण कर लिया है कि हमें सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती है। ये कहने के बाद लोगों को ये कहेंगे हमारे स्वयंसेवक कि आप यदि आज़ादी की जंग में शरीक हों तो हम आज़ाद हो जाएंगे और हमारा देश प्रॉस्पर होगा और फूल की तरह खिलेगा। सबसे हाथ उठवाते थे, सब हाथ उठाते थे जंग आज़ादी में शरीक होने के लिए। उस गांव से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे, चौथे, इस तरह से जिस गांव में हमारे स्वयंसेवक जाते थे उससे अगले गांव में उस गांव के लोग बड़ी तादाद में साथ जा कर के उनको छोड़ के आते थे सम्मानपूर्वक। एक दिन तय कर रखा था क्रांति का कि उस दिन पूरे हिंदुस्तान में क्रांति करनी है। लेकिन दुर्भाग्य क्या हुआ, हम मंगल पांडे को शहीद मानते हैं, बड़ा गौरव भी देते हैं, लेकिन मंगल पांडे से भूल ये हुई कि जो तारीख तय की गई थी उससे बहुत पहले 10 मई 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे ने गोली चला दी। और गोली इसलिए चलाई कि हमारे सैनिकों को जो कारतूस दिए जाते थे उन कारतूसों में अफवाह ये फैलाई गई कि इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के लोगों ने विद्रोह कर दिया। मंगल पांडे ने कई अंग्रेज ऑफिसर मार दिए और वहाँ की देखा देखी मेरठ में भी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, अंबाला में भी विद्रोह कर दिया। और मेरठ में उस समय राव तुलाराम जी के भाई राव गोपाल राव मेयर थे। मेयर होते हुए उन्होंने सेना की एक टुकड़ी का नेतृत्व किया और वो
दिल्ली आ गए। दिल्ली पर चढ़ाई की, अंग्रेज़ों के साथ बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन हमारे सैनिक जीत गए और लाल किले पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज़ों को लाल किले से निकाल दिया। अंग्रेज़ों को आप जानते हैं यूनिवर्सिटी के पास जो पहाड़ी है वहाँ तक सीमित कर दिया। 2 महीना तक बहादुर शाह जफर का फिर शासन रहा, दोबारा से हिंदुस्तान का सम्राट कहलाया। और जब अंग्रेज़ों को निकाल दिया गया तो राव गोपाल राव ने कहा जफर साहब से कि आप लाल किले के कोने में क्यों डूब के पड़े हैं, बाहर निकलिए, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। उनको हाथी पर बैठाया और फतेहपुरी मस्जिद तक उनको जलूस के रूप में ले गए। लाखों लोगों ने फूल बरसाए और एक तरह से ऐसा माहौल हो गया जैसे हिंदुस्तान अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गया है। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि हमारे अपने कई राजाओं ने हमें राजा नाहर सिंह जी को क्यों पूजा करते हैं, क्यों उनका नाम लेते हैं, क्यों उनके लिए उत्सव मनाते हैं? इसलिए कि राजा नाहर सिंह अकेले ऐसे राजा थे और दूसरे राव तुलाराम ऐसे राजा थे जिन्होंने स्वतंत्रता की अलख का साथ दिया। और कोई हिंदू राजा नहीं आया था, बल्कि उल्टा ये हुआ कि जब अम्बाला से दिल्ली आने के लिए सेना की टुकड़ी चली और पंजाब होते हुए आना चाहती थी, तो पंजाब के कई राजाओं ने रास्ता रोक दिया। वो नहीं पहुंच पाए दिल्ली तक। यदि पहुंच जाते तो अंग्रेज़ दोबारा से कब्जा नहीं कर सकते थे। 2 महीने जब हो गए तो पंजाब के ही 3 राजाओं ने, नाम नहीं ले रहा हूँ, पंजाब के ही 3 राजाओं ने अपनी कुमक भेज दी अंग्रेज़ों का साथ देने के लिए। और उस कुमक ने फिर से अंग्रेज़ों का कब्जा लाल किला पर करा दिया। बहादुर शाह जफर रात के अंधेरे में छिप करके भागे और वो आकर के निजामुद्दीन के हुमायूं टोंब में छिप गए। नाहर सिंह जी को पता चला, वो आए और कहा, जफर साहब आप हमारे यहाँ चलिए, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकेगा। लेकिन जफर नहीं गए। क्यों नहीं गए? कि उन्हीं के दरबार का एक व्यक्ति जिसका नाम इलाही बख्श था, उसने कहा नहीं महाराज बादशाह, हम अंग्रेज़ों से बात कर रहे हैं और अंग्रेज़ इस बात के लिए तैयार हो रहा है कि वो आपको हिंदुस्तान का बादशाह मानेगा और मोटी पेंशन आपको देगा। इस लालच में और इस बहकावे में जफर साहब बल्लभगढ़ नहीं गए। यदि बल्लभगढ़ चले जाते तो हिंदुस्तान का इतिहास ही दूसरा होता। खैर, बहादुर शाह के दोनों लड़के पकड़े गए, अंग्रेज़ों ने पकड़ दिए। बहन जी जैसा बतला रही थी, कैप्टन हडसन ने दोनों की हत्या कर दी गोली मार करके। कुछ इतिहासकारों का कहना ये है कि उन दोनों का सर कलम किया गया और थाली में रख करके कपड़ा ढका और बादशाह के सामने रख दिया। उद्देश्य ये था कि बादशाह अपने दोनों बच्चों का सर देख करके पिघल जाएंगे, माफ़ी मांग लेंगे और फिर उसके बाद पूरा हिंदुस्तान हमारा होगा। कपड़ा हटाया गया। एक हिंदू सैनिक से एक शेर कहलवाया बहन जी, पहले से उसको बतला रखा था और शेर कहा उसने
दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, हो चुकी बस हो चुकी तेग हिंदुस्तान की। आप देखिए, बूढ़ा व्यक्ति जफर सामने दोनों बेटों का सर कलम किया हुआ रखा हो तो टूटेगा या नहीं टूटेगा? नहीं टूटा। बहुत बड़ा शायर था, इसलिए उसी समय एक शेर बोल करके जवाब दिया, बाजियों गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। जब ये बात सुनी अंग्रेज ने तो अंग्रेज समझ गया बूढ़ा मानने वाला नहीं है, गिरफ्तार कर लिया, रंगून भेज दिया। लेकिन उससे पहले जैसा बहन जी बतला रही थी, कमांडो साहब बतला रहे थे, पूर्व दिशा से राजा नाहर सिंह की वजह से दिल्ली में कोई प्रवेश नहीं कर सकता था, नहीं करा किसी ने भी प्रवेश। पश्चिमी गेट से प्रवेश किया दोबारा अंग्रेज़ों ने। और ये बात बहन जी ने भी कही है, ठीक है बिल्कुल, कि उनको धोखे से दिल्ली लाया गया और ये कह कर के लाया गया कि बादशाह के साथ अंग्रेज़ों की संधि होने वाली है और बादशाह ये चाहते हैं कि आप उपस्थित रहें। बोला जाट था, जाट बोले ही होते हैं, किसी की भी बात मान लेते हैं, जल्दी विश्वास कर लेते हैं। राजा नाहर सिंह जी ने भी विश्वास कर लिया, 500 अपने सैनिकों के साथ चल दिए घुड़सवारों पर। और जब बदरपुर के पास आए, देखिए हुमायूं टॉम्ब काफ़ी आगे था, लेकिन बदरपुर के पास अंग्रेज़ सिपाही फौजी छिपे हुए थे। उन्होंने धोखे से नाहर सिंह जी को पकड़ लिया। उसके बाद क्या हुआ आप सब जानते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे नाहर सिंह जो वास्तव में नर नाहर थे, नाहर सिंह नाम क्यों पड़ा, बहन जी ने भी बतलाया, कमांडो साहब ने भी बतलाया, वो वास्तव में नाहर सिंह थे। नाहर थे, शेर थे, सिंह थे, और अंग्रेज उनके नाम से कांपते थे। इसलिए धोखा दे करके उनको पकड़ा और चांदनी चौक में सुबह होते फांसी दे दी। पूछा गया, अंतिम इच्छा पूछी जाती है जिसको भी फांसी दी जाती है, कि नाहर सिंह अपनी अंतिम इच्छा बतलाओ। तो क्या कहा, मेरी अंतिम इच्छा सबको बतला दीजिए जितने भी यहाँ खड़े हैं, कि मेरे द्वारा जलाई गई अग्नि की चिंगारी बुझने न पाए। लेकिन बहन जी, अंग्रेजों ने लोगों को नहीं बताई ये बात कि कभी भड़क न जाएं, और उनको फांसी दे दी गई। नाहर सिंह जी का बहुत अधिक सम्मान था, मुग़ल दरबार में भी सम्मान था, और बहादुर शाह जफर उनको सोने की कुर्सी पर अपने साथ बिठाया करता था, और कुछ किसी को अधिकार नहीं था, ये केवल नाहर सिंह जी को अधिकार था। और इसलिए अधिकार था कि नाहर सिंह ढाल की तरह मुग़ल बादशाह के लिए खड़े रहते थे हर समय। और इसीलिए जो वज़ीर होते थे, चाहे बैरम खां रहे हों, चाहे सफदरजंग रहे हों, वो सब राजा नाहर सिंह जी और महाराजा सूरजमल के साथ मिलकर के चलते थे, उनका सम्मान करते थे। ऐसा समय भी एक आया जब नाहर सिंह जी महाराजा भरतपुर के पास गए, उन्होंने मदद की, और खाली मदद नहीं की, राजा नाहर सिंह को बल्लभगढ़ तक सीमित नहीं रहने दिया। उनके लिए फिरोजाबाद और वहाँ कौन सा एक और शहर है जहाँ चूड़ियाँ ज़्यादा बनती हैं, वहाँ तक लड़ाइयाँ लड़ के बल्लभगढ़ के राज्य में उनको मिलाया।
बल्लभगढ़ छोटा सा परगना था, पहले फरीदाबाद फरगना कहलाता था, लेकिन नाहर सिंह जी ने अपने कौशल और परिश्रम से रियासत बनवाया। गोपाल सिंह पंजाब से चले थे, जो नाहर सिंह जी के पूर्वज थे। उन्होंने यहाँ आकर के सीही गांव के में अपना वास बनाया और वहाँ से उनमें एक तमन्ना जगी कि मुझे राज कायम करना है। बहुत सारे लोगों से संपर्क हुआ, आहिस्ता आहिस्ता उनकी सोच आगे बढ़ती गई। उसके बाद उनके बेटे चरणदास आए, चरणदास के बाद बलराम जी आए। बलराम जी के बारे में ये प्रसिद्धि थी, धींग धींग बल्लू को राज, धींग धींग बल्लू को राज, जब बल्लू आवे गो सबन लूट ले जावे गो। भले ही लूट करके बनाया, लेकिन राज बनाया। और ये लूटने की प्रॉपर्टी उस समय बुरी नहीं थी, क्योंकि बल्लभगढ़ की जो भौगोलिक स्थिति है वो ऐसी है कि मध्य एशिया से चलकर जो भी लोग व्यापारी जाते थे और कलकत्ता होकर के फिर हमारे जो साउथ ईस्ट एशियन देश हैं, जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो, वियतनाम, लाओस, मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह, वहाँ जाते थे, उनको लूट लिया जाता था। और खाली उनको लूट लिया नहीं जाता था, औरंगजेब क्यों नहीं साउथ को जीत पाया, क्यों नहीं शिवाजी को हरा पाया? केवल इसलिए कि जब भी औरंगजेब दिल्ली से रसद लेकर चलता था तो वो बल्लभगढ़ और भरतपुर से आगे नहीं जा पाता था, उसकी रसद छीन ली जाती थी। और किसी भी शत्रु की सेना को हराना यदि हो तो सबसे आसान तरीका होता है उसकी रसद लाइन को काट दो। कमांडो साहब जानते हैं इस बात को। रसद लाइन यदि काट दी तो शत्रु वैसे ही हार जाता है। और ये खूबी नाहर सिंह जी में, बलराम जी में, सब में रहती थी। भरतपुर और बल्लभगढ़ का सदा भाईचारा रहा। लंबी बात नहीं करना चाहूँगा। भरतपुर ने वही किया कई बार जो नाहर सिंह जी चाहते थे। आपको एक बात कह कर के अपनी बात समाप्त करूं, और वो ये कि हमारे समाज की बेटियों और बहुओं को राजस्थान में घाघरे के अंदर नाड़ा डालने की इजाज़त नहीं थी। नाड़ा नहीं डाल सकते थे। आप तो जानते होंगे इस बात को, राजस्थान से हैं। ऊपर से मूंज की जेवड़ी बांध करके घाघरे को रखा जाता था। और यदि किसी राजपूत का कोई समारोह हो रहा हो और आपके किसी व्यक्ति को वहाँ से गुजरना हो तो अपनी जूतियाँ उतार करके सर पर रखनी पड़ती थी। और यदि किसी सार्वजनिक प्याऊ पर पानी पिलाना हो हमें, तो औरों को तो सागर से पिलाया जाता था, और हमारे समाज के लोगों को इतना लंबा पतनाला होता था लोहे का, उससे पिलाया जाता था। और बहुत सारे इस तरह से पाबंदियाँ थी। घोड़े पर नहीं बैठ सकता था हमारा वर, जिसकी शादी होनी होती थी। राजपूत की चारपाई पर नहीं बैठ सकते थे। किसने दिलाई ये आज़ादी हमें? जब 1763 में महाराजा सूरजमल का हिंडन नदी के पास लड़ते हुए देहावसान हो गया
तो महारानी किशोरीबाई ने बहुत सूझबूझ के साथ गद्दी के लिए होने वाले झगड़े को निपटाया, सब भाइयों को मनाया और जवाहर सिंह को गद्दी पर बैठा दिया। युग ही वही था। और महारानी किशोरीबाई ने कहा, गद्दी पर बैठने के 10 दिन बाद, बेटे मैं पुष्कर नहाना चाहती हूँ। तो जवाहर सिंह ने कहा, माँ 2 तरीके हैं, एक तो ये कि आप अकेली चली जाएं, 50-60 सैनिक सादे वेश में मैं आपके साथ भेज दूं और आप स्नान करके आ जाएं। कहने लगी दूसरा तरीका अम्मा ये है कि हम फौज लेकर चलें, लेकिन यदि फौज लेकर गए तो जयपुर का सवाई माधो सिंह लड़ाई लड़ेगा, हमें रोकेगा। तो किशोरीबाई ने क्या कहा, रोके या न रोके फौज लेकर चलेंगे, और नहीं भी रोकेगा तो जयपुर के बीच से निकलेंगे, उसको ये कहने का अवसर नहीं देंगे कि जवाहर सिंह डर करके भाग गया। जा कर के स्नान कर लिया। पंडों ने रोका कि आप यदि स्नान करेंगे तो ब्रह्म सरोवर अपवित्र हो जाएगा। जवाहर सिंह ने धमका दिया, दूर जाकर खड़े हो जाओ, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा, हम जानते हैं क्या पवित्र और क्या अपवित्र है। उस समय केवल 3 लोगों को ब्रह्म सरोवर में नहाने की इजाज़त थी। अंदाज़ा लगा लीजिए, नाम नहीं ले रहा हूँ कौन थे 3। फौज भी नहा ली, महारानी भी नहा ली और जवाहर सिंह भी नहा लिए। आए अजमेर से आगे चले जयपुर की तरफ, तो माधो सिंह भी 5-6 हज़ार सैनिकों को लेकर आ गए। लड़ाई हुई। जब माधो सिंह ने ये देखा कि जीत नहीं पाऊंगा, तो संधि के लिए सफ़ेद झंडा लहरा दिया। दोनों बैठ गए। जितने भी प्रतिबंध थे वो सब हटवाए। और उन प्रतिबंधों का क्या परिणाम था? उस समय 50,000 हमारे परिवार यूरोप पलायन कर गए थे, यूरोप चले गए थे। उनको वहाँ पर रोमा जिप्सी कहा जाता है आजकल। पेरिस से करीब 45 मील उनके एक उसमें जगह पर हम गए थे। आज भी वो वहाँ की जो महिलाएं हैं वो घाघरा पहनती हैं, और जो गीत गाती हैं वैसे ही गीत होते हैं जैसे राजस्थान वाले गाते हैं, उसी लय में। भाषा ज़रूर बदल गई है। तो हमारे लोगों ने बहुत कष्ट भी सहे हैं और उसके अनेक कारण भी हैं, ये फिर कभी बात करेंगे। एक बार शिव महाराज और पार्वती का संवाद हो गया, एक संस्कृत की पुस्तक में वो आता है। पार्वती ने कहा, महाराज आप जिनकी इतनी प्रशंसा करते हैं उनका तो कहीं उल्लेख ही नहीं मिलता है। तो शिव जी ने वो सारे गुण फिर गिनाए कि जाटों में क्या क्या गुण है, और आखिर में ये कहा कि भगवान इनका उल्लेख इसलिए नहीं मिलता कि जिनके हाथ में कलम है ना वो इनसे चिढ़ते हैं, इसलिए उल्लेख नहीं करते इनका। तो हम लोगों ने सदा उपेक्षित किए हैं। ये बात तो अलग है कि आपके समाज की ताकत इतनी है कि तलवार कोई नहीं चला सकता गर्दन पर, नहीं तो हर आदमी तलवार चलाने के लिए भी हर समय मौजूद रहता है। आप अपने दम पर हैं, और ये प्रसन्नता की बात है, खुशी की बात है कि हमारे ये दोनों नौजवान भाई उस गौरव को बढ़ा रहे हैं, आपको याद दिला रहे हैं कि आप कितने बलवान थे और कितने बलवान हो सकते हैं। इनका उत्साहवर्धन करना चाहिए, और हमारा जो इतिहास है उसको पढ़ाया जाना चाहिए। नई शिक्षा नीति की बात हो रही है बहुत ज़्यादा,
लेकिन ये नहीं बतलाया जा रहा कि नई शिक्षा नीति होगी क्या। सदाचार की बातें होंगी, उसमें सामाजिक बातें होंगी, देश को आगे बढ़ाने के लिए इतिहास की बातें होंगी, या क्या होगा। इतिहास हमारा गौरवपूर्ण रहा है कि हमारा देश सोने की चिड़िया था, और सोने की चिड़िया ये जो क्षेत्र है ना, दिल्ली के चारों तरफ 300-400 किलोमीटर तक, इसकी वजह से था, हमारे व्यापार की वजह से था। 1820 तक हिंदुस्तान का विश्व व्यापार में जो भागीदारी थी वो कितनी थी? 25%। 1920 तक 25%, और आज कितनी है? केवल 1.5%। 1.5%। ये मैं बिना रिकॉर्ड की बात नहीं बोल रहा हूँ। नेशनल आर्काइव्स है जनपथ पर, वहाँ जाकर देखिए, आप पन्ने पलटिए, आपको पता चलेगा आप क्या थे क्या हैं। जाट आज भी महान है, पहले भी महान था और आगे भी महान रहेगा। किस लिए मैं कह रहा हूँ? नासा के विज्ञान केंद्र में, अमेरिका के नासा विज्ञान केंद्र में आप जाकर के देखें तो आपको आश्चर्य होगा कि हमारे समाज के कितने अंतरिक्ष वैज्ञानिक वहाँ पर काम कर रहे हैं। बापड़ौदा गांव है, भादरूड से ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ के प्रोफेसर BC राठी नासा में दूसरे नंबर पर थे, अभी देहावसान हुआ उनका बेचारों का। जीवन भर शादी उन्होंने नहीं की, पहले नंबर पर वो होते, लेकिन अमेरिकियों का एक सिद्धांत है कि वो पहले नंबर किसी बाहर को व्यक्ति को नहीं रखते। उसके पास में एक और गांव है रेवाड़ी खेड़ा, वहाँ के नरसिंह हैं, खत्री है नरेला से, जहांगीरपुर से डॉक्टर शर्मा हैं। तो थोड़े से एरिया में जब इतने लोग हैं तो पूरे हिंदुस्तान से कितने होंगे? इसलिए आज हम महान हैं। यदि हम अपने उन वैज्ञानिकों को और डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को यूरोप और अमेरिका से बुला लें तो उनकी अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि हम अपने इन विद्वानों को इतना ज़्यादा पैसा नहीं दे पाते और हमारा ब्रेन ड्राइव हो रहा है। हमारे जो अच्छे लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं। एक हमारे यहाँ काम करते थे पंत हॉस्पिटल में डॉक्टर सरीन, अमेरिकन टीम आई, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के डॉक्टर हैं, लीवर एंड बिलियरी साइंस के। अमेरिकन टीम ने कहा कि आप हमारे यहाँ चलिए, हम आपको लेने आए। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो अपने देश में सेवा करूँगा। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ क्या सेवा करेंगे, आप पूरे जीवन में जितनी तनख्वाह पाएंगे यहाँ पे उतनी हम 2 महीने में आपको दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं, मुझे पैसे का लोभ नहीं है। मैंने शीला जी से बात की, मैंने कहा इनके लिए तो अलग से हॉस्पिटल हमें बनाना चाहिए। हमने बनाया लीवर एंड बिलियरी साइंसेज। यदि आप जाकर देखेंगे कभी, भगवान ना करे आपको एडमिट होना पड़े, वैसे जाकर देखिए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉस्पिटल है। और डॉक्टर सरेन सुबह 8 बजे से रात के 10:30 बजे तक काम करते हैं। लीवर के ऑपरेशन करते हैं। जिस दिन ऑपरेशन डे हो तो उस दिन 8-10 ऑपरेशन खुद करते हैं, और OPD वाले दिन 250-300 लोगों को खुद देखते हैं। यदि हम इस तरह की व्यवस्थाएं कर सकें तो हमारा देश फिर महान
बन सकता है। मैं बीच में आए हैं भाई हलपाल राणा जी, अपनी ओर से आप सब की ओर से उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने नाहर सिंह जी की स्मृति को, उनके गौरव को, उनकी महिमा को और उनके इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए बड़ा भारी काम किया है। शराब का ठेका खुल गया था, सरकार ने खोल दिया था, लड़ाई लड़के इन्होंने बंद करवाया और उनका दिन मनाते हैं। जिस दिन बलिदान हुआ उस दिन चांदनी चौक में जहाँ फांसी दी गई थी, उस दिन वहाँ हवन करते हैं, अपने सब लोगों को बुलाते हैं। माननीय बहन जी भी आई हैं वहाँ पर। तो हम अपने पूर्वजों को यदि सम्मान पूर्वक याद करते रहेंगे तो हमें भी बल मिलेगा और हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा। हमारे समाज के कितने गोत्र हैं? नहीं, प्रधान जी ठीक कह रहे हैं, 4800 हैं और उस पर रिसर्च होनी चाहिए किन से संबंध रहा है उनका। जैसे नाहर सिंह जी का तेवतिया गोत्र था, जब बल्लभ पर दोबारा से उनका राज हो गया अंग्रेज़ों का, तो परिवार के लोग बटोना चले गए, वहाँ रियासत बना ली अपनी। चौधरी चरण सिंह जी भी उसी परिवार से, तेवतिया परिवार से। और बहुत सारे हमारे इस तरह के हैं। जैसे एक महाभारत के समय में इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था, तो चारों भाइयों को चारों दिशाओं में दिग्विजय के लिए भेजा था। नकुल को पश्चिम दिशा दी थी। नकुल ने सबसे पहले रोहितक पर चढ़ाई की, और रोहितक जिसको आज रोहतक कहते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि हम कहानियाँ गढ़ देते हैं। विकिपीडिया है ना, नई तकनीक है, बहुत सारी बातें नई होती हैं उसमें। लेकिन वहाँ भी मैंने सुना जब, तो ये कहा गया कि रोहतास नाम का एक राजा हुआ जिसने रोहतासगढ़ बसाया। ये बात कहीं है ही नहीं, अपनी तरफ से गढ़ ली गई। रोहितक नाम था, और रोहितक नाम इसलिए था कि रोहिड़े के वन के पास बसाया गया था, और रोहिड़े के वृक्ष को रोहितक कहा जाता है। अब यहाँ ख़त्म हो गया है, रोहतक के आसपास नहीं मिलता है। लेकिन आप बेवाने से लोहारू जाएं या उससे आगे राजस्थान में जाएं तो वो पेड़ वहाँ मिलता है। कई औषधियाँ बनती हैं उसकी, रोहितारिष्ट, रोहिताशव, पेट के हर रोग को ठीक करती है उसकी छाल की दवाई। और जब वो खिलता है तो पत्ते दिखाई नहीं देते, फिर फूल ही फूल होते हैं। इसलिए रोहतक को रम्य कहा है महाभारत में। उसका वर्णन करते हुए लिखा है, ततो बहुधनम रम्यम गवाढ़्यम धन धान्यवत कार्तिकेय से दैतम रोहितकम उपाद्रवत, कि ऐसे रोहतक पर चढ़ाई की जो बहुत ही रमणीक है, धन धान्य से पूरा है, और धन धान्य की तरह गौओं का भी खजाना है, और कार्तिकेय का बहुत प्रिय है, उसका भवन है, उसका घर है वहाँ पर। ये जो इलाका है, ये शैव मत के लोग यहाँ पर रहते थे सब। अच्छा, वहाँ फिर आगे जो युद्ध का वर्णन किया है उसमें लिखा है कि शूर मत मयूरकई, सूरवीर मत मयूरक लोगों के साथ युद्ध हुआ। और वो मयूरक कौन है? मोर गोत्र के लोग। आज भी हरियाणा में जगह जगह हैं, बड़ौदा में हैं, गोहाना के आसपास हैं, राजस्थान में। मैं भाई साहब से आया तब पूछ रहा था, जोधपुर के आसपास हैं। कुंभारा मारिया जी का एक चेला मोर विधायक भी बना था। यहाँ पर एक जींद के पास, हाँ, नानौद से भी हमारी एक बहन मोर गोत्र की थी, वो विधायक रही है, और उनके पति एसपी थे। तो खोखर हो, मोर हो,
या और दूसरे गोत्र हों, उन सब गोत्रों की जड़ों को हमें रिसर्च करके खोजना चाहिए। प्रधान जी बता रहे हैं 4800 गोत्र यदि होंगे तो उस समाज का कितना बड़ा विस्तार होगा। ईरान, अफगानिस्तान, गजनी भी हमारे राजा ने बसाया था जिसका नाम गज था। और थोड़े दिन पहले, लगभग 10-12 वर्ष पहले, बानियान क्षेत्र में जो अफगानिस्तान में पहाड़ियाँ हैं, उनमें 10-10 फीट की महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ होती थी। तालिबान ने तोप के गोलों से उनको उड़ाया, लेकिन बुद्ध की मूर्तियाँ होने का मतलब ये कि हम वहाँ भी थे। तो अपने इतिहास को खोजिए, उस पर गर्व करिए और प्रयास करिए कि हमारे जो पूर्वज हुए हैं उनके इतिहास को हम 4 चांद लगाएं। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो ऐसे जो किसी काम को शुरू करने से पहले डर जाते हैं कि ये मेरे से काम होगा ही नहीं, इसलिए क्यों करूं। और दूसरे वो होते हैं जो काम शुरू तो कर देते हैं लेकिन कोई विघ्न बाधा आ जाए तो छोड़ करके भाग लेते हैं। और तीसरे और उत्तम कोटि के लोग वो होते हैं जो प्रारंभ किए हुए काम को कितनी भी बाधाएं आ जाएं, उन बाधाओं की परवाह न करते हुए अंजाम तक पहुंचाते हैं। तो मैं आप सब की तरफ से अपने दोनों भाइयों को बधाई देते हुए, शुभाशीष देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए ये चाहूँगा कि ये तीसरी कोटि के उत्तम लोगों में शरीक हों और अपने इतिहास को बचाएं। आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उद्बोधन की अगली कड़ी में बहन सोनाली फोगाट जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और राजा नाहर सिंह जी के महानतम जीवन पर अपना उद्बोधन रखें। राम राम जी सभी को। इस कार्यक्रम के आयोजन में राम अवतार पलसानिया जी, PS कलसानिया जी, योगानंद जी शास्त्री, कमांडो सुरेंद्र सिंह जी, चौधरी रामकरण प्रधान जी, डॉक्टर अमृता सिंह जी, प्रोफेसर सुधीर कुमार जी, हरपाल सिंह जी राणा, और यहाँ इस कार्यक्रम में आए हुए आप सभी भाइयों और बहनों। मास्टर JP सिंह जी भी हमारे साथ हैं दिल्ली से। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि राजा नाहर सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और हम सब की भागीदारी इसमें है। हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम जाट हैं, और जब भी जिक्र आता है अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने का, किसी से अपने आप को बताने का, तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और हम कहते हैं कि हाँ, हम जाट हैं। हमारी यही पहचान है। हमारा इतिहास, हमारे जो योद्धा जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, उनको याद करते हुए हम चलते आ रहे हैं। लेकिन जितना हमें करना चाहिए वो शायद हम नहीं कर पा रहे हैं। आप सभी ने मुझसे पहले जितने महानुभाव यहाँ पे बोल के गए, मैं उन सब से छोटी हूँ और इतनी जानकारियाँ भी मैं नहीं रखती, फिर भी अपने मन की बातें आपके सामने शेयर करूँगी कि जाट एक ऐसा
पर्सनैलिटी है जो ना झुकता है ना रुकता है। जो भी कठिन काम होता है वो जाट के हिस्से आता है और उसको बड़ी प्रशंसा महसूस होती है जब उसको बड़ा तगड़ा काम दिया जाता है और कठिन काम दिया जाता है। वो कहता भी है कि हाँ मैं इसको करूँगा। और मेरे अंदर भी बचपन से मैंने महसूस की ये बातें। होश संभालने के बाद पता चला कि मैं जाट हूँ, इसलिए मुझे खुशी महसूस होती है इन कार्यों को करने में। मैं एक राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ रखती हूँ, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं होती इसको खुल के कहने में कि मैं जाट हूँ। मैं बड़े धड़ल्ले से बोलती हूँ हमेशा, इस बात की परवाह ना करते हुए कि लोग मुझ पे उंगलियाँ उठाएंगे कि आप एक राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ रखती है, आपको जातिवाद और ये सब चीज़ें आपके सामने आनी ही नहीं चाहिए। लेकिन मैं उसको कैसे भूल जाऊँ जिस कौम में मैंने जन्म लिया, जिस कौम के संस्कार मेरे अंदर है, जिस कौम का खून मेरे अंदर है, मैं उसको नहीं भूल सकती। और उसी के लिए प्रयास करना मेरा कर्तव्य है। निरंतर उसका प्रयास करते रहना मेरी जिम्मेदारी है। चुनाव लड़ने के बाद ये चीज़ें और भी मेरे अंदर आई और 3 दिन पहले, ये सपना था तो बहुत सालों पहले का, लेकिन 3 दिन पहले हम लोगों ने इसकी शुरुआत की। जो मेरा क्षेत्र है उसमें एक जाट संस्था स्थापित करके जाट धर्मशाला का निर्माण करने का, और हमारे जितने योद्धा महान पुरुष हमारे समाज में हुए उनके स्टैचू वहाँ पे लगवाए जाए आदमपुर में। और जब से ये फैसला किया हमने, हमारी टीम ने, तब से मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। इसमें मुझे आप सबके सहयोग की भी आवश्यकता पड़ेगी। आपका आशीर्वाद मुझे मिले तो इस काम को मैं पूरे देश में इसको आगे तक लेके जा सकती हूँ। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं गुणगान करने को। हमारा जो इतिहास रहा उस विषय में बहुत सारी बातें बताना चाहती हूँ, लेकिन अपने समाज के इस कार्यक्रम में मुझे पहली बार आमंत्रित किया गया है। आप लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखना है। मैं अपनी बातों को लंबा ना करते हुए कुछ विषय, और जो विषय आज लिया गया है राजा नाहर सिंह जी का, उस विषय पे ही चंद शब्दों के माध्यम से अपने बारे में ज़्यादा ना बताते हुए कि सोनाली फोगाट, एक फोगाट के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगी। दादरी में झाड़ू सिंह सरदार के नाम से फोगाटों का इतिहास को जाना जाता है। दिल्ली के राजा भ्रमण के लिए जब दादरी में आए तो उन्होंने आग्रह किया अपने सेनापति से कि भोजन किसके घर पे होगा और रात का ठहराव किसके घर पे होगा। जब दादरी के रसूखदार लोगों से पूछा गया तो उन्होंने झाड़ू सिंह, जो पहले सरदार नहीं थे, झाड़ू सिंह जी से मजाकिया लहजे में कि आपके यहाँ आज राजा पधारेंगे। झाड़ू सिंह बहुत ही गरीब परिवार से थे। गाय भैंस अपना पालते थे, खेती बाड़ी करते थे, थोड़ी बहुत ज़मीन थी। उन्होंने ये आग्रह स्वीकार कर लिया जो मजाक के लहजे में किया गया था। उन लोगों को पता था कि झाड़ू सिंह जी राजा को आओ भगत नहीं दे पाएंगे और उनके भोजन पानी की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। लेकिन झाड़ू सिंह जी, जो जाट का खून था उनके अंदर, उन्होंने स्वीकार किया और उसको बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने आदर सत्कार किया और बहुत अच्छी भोजन की व्यवस्था
घोड़ों के चारे की व्यवस्था, सब चीज़ें उन्होंने बखूबी की अपनी पत्नी के गहने बेचकर। उसी दिन राजा बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी दिल्ली राज्य में उनको आमंत्रित किया और उसके बाद उन्होंने झाड़ू सिंह जी को ज़मीनें भेंट की। उसके बाद झाड़ू सिंह सरदार कहलाए और दादरी में उनका वर्चस्व रहा। और ये फोगाटों का थोड़ा सा इतिहास मैंने आपके सामने रखा। इसी तरह से हर गोत्र का कुछ ना कुछ किसी न किसी से ताल्लुक़ रखे हुए ऐसे ही इतिहास जो है हमारे सामने आता रहता है। सभी ने राजा नाहर सिंह जी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके इतिहास के बारे में बताया। जिस तरह से दिल्ली में बहादुर शाह का शासन चल रहा था और उस शासन को बचाने के लिए राजा नाहर सिंह ने दक्षिणी दिल्ली पर उनको प्रोटेक्ट किया और अंग्रेज़ों ने किस तरह से धोखे से उनको फांसी दी। एक योद्धा, एक वीर पुरुष जो हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए और लास्ट में जैसे शास्त्री जी ने बताया कि उनकी लास्ट जो उनकी आखिरी इच्छा थी कि मेरे लोगों को बताया जाए कि ये चिंगारी जो है, ये जो आग है, इसको बुझने ना दिया जाए। लेकिन अंग्रेज़ों ने उनके पार्थिव शरीर को भी वहाँ पर नहीं भेजा। उनको डर था कि ये चिंगारी कहीं भड़क ना जाए और लोग विद्रोह ना कर दें। इस तरह से राजा नाहर सिंह ने अपना बलिदान दिया अपने देश के गौरव को बचाने के लिए। इसी तरह से महान पुरुष हमारे समाज में बहुत सारे योद्धा हुए। हमारे इतिहास को बचाने के लिए लगन के साथ हर व्यक्ति को हमारे समाज से जो जुड़ा है उसको लगना चाहिए। और ये जो मुहिम हमारी हम सब ने मिल के चलाई है, इसमें सभी का योगदान हो तभी हम लोग जिस तरह के हम हैं हमें दिखाने की ज़रूरत है। और ये जो योगदान हमारा ज़रूर सफल होगा। हम सब साथ मिलकर चलेंगे तभी कामयाब होंगे। और हमें कभी झिझक महसूस नहीं होने चाहिए हमें अपने आप के बारे में बताने में या अपनी कौम के बारे में बताने में। यही हमारा सब कुछ है, यही हमारी पहचान है। और आज मुझे यहाँ इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। वैसे तो रोज़ ही कहीं ना कहीं किसी कार्यक्रम में जाते हैं, लेकिन आज का ये निमंत्रण मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और हमेशा मेरा योगदान आप सभी के साथ रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ और आपका आशीर्वाद लेकर अपने कौम को आगे बढ़ाने का हमेशा काम करूँगी, अपने समाज को आगे बढ़ाने का हमेशा काम करूँगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सोनाली जी, आपने जो मुहिम छेड़ रखी है उस मुहिम में जितना हम आपके काम आ पाए तन मन और धन से हमारी टीम इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट की हर कड़ी में, हर मुसीबत में, हर दुख और सुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। इसी उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं जिन्होंने बड़े लंबे संघर्ष के बाद राजा नाहर सिंह जी की जो स्मृतियां थी उनको एक पहचान के रूप में चांदनी चौक में कायम किया और बड़े लंबे संघर्ष के बाद उस मुहिम को आज जन जन तक पहुंचाने का जो श्रेय जिनको जाता है, आदरणीय हरपाल सिंह राणा जी वो मंच पर आए और इस जाट सरदारी को संबोधित करें। आदरणीय हरपाल सिंह राणा जी। मंच पर उपस्थित आदरणीय रामकरण जी, डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी,
कमांडो जी और फोगाट हमारी बेटी और आए हुए सभी साथियों, राजा नाहर सिंह जी के जीवन को दो अलग अलग हिस्सों में देखे जाने की ज़रूरत है। एक हिस्सा है राजा नाहर सिंह जी ने जो कार्य किए, राजा नाहर सिंह जी ने जो बलिदान दिया, बलिदान किया, त्याग किया, कुर्बानी दी, वो जीवन है। वो उन्होंने देश में अनेकों लाखों कुर्बानियाँ हुई, उनमें एक अलग पहचान है राजा नाहर सिंह जी की। बहुत से डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी ने जितनी जानकारी यहाँ पे दी है शायद हमारे पास उतनी नहीं है, लेकिन 6 अप्रैल 21 को जन्म हुआ, कपूरथला में उनकी शादी हुई और बचपन में, जवानी में और जब तक राजपाट संभाला उससे पहले उनके कई ऐसे किस्से हैं जो उनकी बहादुरी की गाथा आज भी बताने को मन करता है। उन्होंने एक बार जंगल में अपने एक सेवक की जान बचाते हुए या साथी की जान बचाते हुए शेर का जबड़ा फाड़ दिया था। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, उन्होंने क्या कुर्बानी की, उनको कैसे धोखे से दिल्ली में बुलाया गया। ये जाट जितना भोलापन, जाट जितना त्यागी, तपस्वी शायद ही दूसरी कोई कौम हो। उन्होंने जो कार्य किए और आज की स्थिति में हम उनको कितना सम्मान दे पाए, ये दूसरा विषय है। चांदनी चौक के ऊपर फांसी दी गई, उनकी आखिरी जो इच्छा पूछी गई, योगानंद शास्त्री जी ने बताया, उस पर समय नहीं लूँगा, मैं पहले से ही देर से आया हूँ। मेरा ये कहना है कि हम अपने पूर्वजों को भूलते नहीं जा रहे हैं, भूल गए हैं। दिल्ली में भी हजारों कुर्बानी दी गई, बलिदान हुए, सैकड़ों व्यक्तियों के दिल्ली में स्मारक बने हुए हैं, संग्रहालय बने हुए हैं, प्रतिमाएं लगी हुई हैं। एक राजा नाहर सिंह के बारे में ऐसा क्या हुआ कि आज़ादी के भी 73 वर्ष के बाद दिल्ली में उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है, कोई ऐसा स्मारक नहीं है, कोई संग्रहालय नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं लगी है। क्यों? ये किसकी जिम्मेदारी थी, किसकी जवाबदेही थी, इसको कौन लगवाना, किसको लगवाना चाहिए था? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे ऊपर भी है। हमारे ऊपर इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारा भी कर्तव्य बनता है, जिन्होंने अपनी बलिदान दिया, कुर्बानी दी, किसके लिए? एक लाइन लिखनी थी कि हाँ मैं माफ़ी मांगता हूं, फांसी से बच जाते, लेकिन नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी? क्या उनकी रगों में हमारा खून नहीं है? आज क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं बनता है कि हम उनके लिए इतने बड़े त्याग को दिल्ली में उनका सम्मान दिलवा सकें? सम्मान की तो बात छोड़िए, जो अपमान उनका किया जा रहा था। हरियाणा में उनके महल में, बल्लमगढ़ में 2002 से शराब का बार चलाया जा रहा था, शराब का बार। और जब सरकार से वार्ता की गई तो सरकार ने लिख के दिया कि अगर हमने शराब का बार बंद कर दिया तो सरकार की आमदनी कम हो जाएगी। इससे बड़ी शर्म की और क्या बातें हो सकती हैं सरकार के लिए? लिख के दिया। पहले तो 2 साल तक कोई जवाब ही नहीं दिया, पत्र आते जाते रहे, कार्रवाई होती रही, देख रहे हैं, बताएंगे, सोचेंगे, करेंगे, चलता रहा। प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा 3 पत्र लिखे गए कि जवाब दीजिए, फिर एक्शन टेस्ट रिपोर्ट मांगी गई। तो उसके बाद कहा गया कि हम बार बंद नहीं कर सकते, हमारी सरकार की आमदनी कम हो जाएगी, सरकार टैक्स के पैसे से चलती है। अभी भी मैं 3 दिन पहले के 4 दिन पहले का एक पत्र प्राप्त हुआ, वहाँ पर एक 6 अप्रैल को बैठक हुई, उसमें तय किया गया कि राजा नाहर सिंह जी के महल को पुरातत्व विभाग को हस्तांतरित करवाया जाए। डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी से और चौधरी रामकरण जी से भी इस विषय में काफ़ी लंबी चर्चाएं होती रहती हैं। तो ये तय किया गया सबने कि पुरातत्व विभाग में हस्तांतरित किया जाए, जिससे कि ये अपने आप इसकी देखभाल होनी शुरू हो जाएगी। अभी हाल में ये जवाब आया डॉक्टर साहब कि आप बार बार पत्र ना लिखें,
लिखित में है मेरे पास, मैं आपको भी भेजूंगा। आप ये बार बार पत्र ना लिखें, आप बार बार एक ही बात कहते हैं, ये ठीक नहीं है। उसके बाद फिर पत्र लिखा गया, आखिरी पत्र में ये लिख के आया है कि हम इसको 1965 के तहत 1965 अधिनियम, जो कि उनका पुरातत्व का अधिनियम है हरियाणा का, उसके तहत हरियाणा पुरातत्व विभाग में स्थानांतरित कर चुके हैं, इसलिए राष्ट्रीय पुरातत्व विभाग में हम इसको हस्तांतरित नहीं करेंगे, स्पष्ट रूप से मना कर दिया है। हम वहां यही तो मांग कर रहे थे कि जैसे सैकड़ों राजाओं ने कुर्बानियां दी, उनके महल में संग्रहालय बने हैं, उनकी प्रतिमा लगी हुई है, उनके म्यूजियम बने हुए हैं, तो हम राजा नाहर सिंह के महल में मांग कर रहे हैं तो क्या अन्याय कर रहे हैं? लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जिसके हम अपने ही नहीं सुनने वाले तो दूसरे कौन सुनेंगे? और बहुत सी बातें हैं, जैसे बताया 120 दिन तक दिल्ली को आज़ाद कर दिया था। इंग्लैंड में एक अंग्रेज ने जाके किताब लिखी है, उन्होंने लिखा है कि अगर राजा नाहर सिंह जब तक, मतलब ऐसा लग रहा था जब तक राजा नाहर सिंह रहेंगे हम अपनी लड़ाई को अपने वहां पे जीत नहीं सकते हैं। उस राजा नाहर सिंह जी को दिल्ली में कोई स्मारक नहीं है, संग्रहालय नहीं है। राजा नाहर खुद के महल में हमने वहां पे एक बैठक की, प्रयास किया कि यहां पे कुछ बने। इतनी बड़ी बड़ी बाधाएं, अपने लोगों की बुराई नहीं करनी चाहिए पर कहना पड़ रहा है बड़े दुख के साथ, अपने लोग वहां पे नहीं चाहते, अपनी लकीर को बड़ा नहीं करना चाहते, दूसरे की लकीर को मिटाना चाहते हैं। यही कारण है हम इतने बड़े क्रांतिकारी हमारे पूर्वज हुए और आज हमारी क्या स्थिति है। मैं इसमें यही बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि आज की जो आवश्यकता है, हमें राजा नाहर सिंह जी को सम्मान देने की, दिलवाने की, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें आप सबका जो यहाँ उपस्थित हैं और जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उन सबसे भी निवेदन करूँगा, हमारी वहाँ पे 2 मांगे हैं। वहाँ के व्यक्ति भी बहुत प्रयास कर रहे हैं। ये जो बार बंद हुआ है, ये बहुत से सैकड़ों साथियों की संस्थाओं के प्रयास से बंद हुआ है। एक व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अभी भी वहाँ पे बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। वहाँ पर हम ये मांग कर रहे हैं, वहाँ पर राजा नाहर सिंह जी का स्मारक बने, संग्रहालय बने, उनकी प्रतिमा लगे। ये हमारी मांग जायज़ है। हजारों सैकड़ों राजाओं के स्मारक बने हुए हैं। अकेले ऐसे राजा थे सरकारी तौर पर जिनके महल में शराब का बार चल रहा था, और आज भी वहाँ पर होटल चल रहा है, मोटल चल रहा है, और वहाँ पर वो सारे अनैतिक कार्य हो रहे हैं जो मैं बता नहीं सकता आपको। तो इतने शर्म की बात है, ये बात पता नहीं कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, लेकिन इसके ज़रूरत इसलिए है कि उन पे काम करने की आवश्यकता है। मैं यही आग्रह करूँगा, विनती करूँगा कि हम वो ये प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पर राजा नाहर सिंह जी के महल में स्मारक संग्रहालय बने, प्रतिमा लगे, और दिल्ली में भी उनका एक भव्य स्मारक बने, दिल्ली में भी एक संग्रहालय बने, दिल्ली में भी उनकी प्रतिमा लगे। इस तरह का प्रयास आपके सहयोग के बगैर संभव नहीं है। समाज जब तक नहीं काम जुड़ता है, जब तक ये काम नहीं होते हैं, मैं दोबारा देर से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ और अपनी बात को विराम देता हूँ।